Hello students, today we will study the French Revolution part 2 and this is the last video of this chapter. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल असेंबली को किंग लुई 16 रिकॉग्नाइज्ड कर लेता है, उसको रिकॉग्नाइजेशन दे देता है और इसके बाद 4 अगस्त 1789 को फर्स्ट असेंबली नेशनलिस्ट लोगों की, रिवॉल्यूशनरीज लोगों की, इसे ये पास करता है एक बिल, एक लॉ, और फिर उसके थ्रू फ्यूडल सिस्टम और जितने भी ऑब्लिगेशंस थे, टैक्सेस थे, इसको ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी मेंबर्स थे क्लर्जी के, उनको भी फोर्स्ड किया जाता है कि वो अपने सारे प्रिविलेजेस छोड़ दें और इसके थ्रू 2 बिलियन लिवरेज का एसेट एक्वायर करता है गवर्नमेंट। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम डेस्पोटिक मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली ड्राफ्ट तैयार करती है 1791 में और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो पावर्स है मोनार्की के या राजा के, किंग के, उसके पावर को लिमिट किया जाए, कम किया जाए। एंड डिवीजन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, किसी एक हैंड में, किसी एक पर्सन के हैंड में पावर नहीं हो, बल्कि ये पावर सेपरेट रहे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे कि लेजिस्लेचर जो कि लॉ फॉर्म करती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशियरी। इसके लिए 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए गए। Through the Constitution 1791, the National Assembly had power to make laws which was indirectly elected. और ये नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए गए और फिर इन इनडायरेक्टली इलेक्टेड इन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आई थी उसके थ्रू पावर अपने पास कानून बनाने की रख लेती है या मिलती है। सिटीजन्स वोट फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज और वोट फॉर द असेंबली। और लोग इलेक्टर्स के थ्रू वोट करते थे, असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेशन लोगों की नहीं थी। हम आगे पढ़ते हैं। हु कुड वोट, कौन लोग वोट दे सकते थे? तो एक्टिव सिटीजन्स, केवल एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट देने का राइट था। और ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? मैन अबव 25 ईयर्स एंड हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस। जो भी मैन है, केवल मैन जो कि 25 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं या 25 ईयर्स के हैं, और इसके साथ ही कम से कम 3 दिन के लेबर के वेज, जितना 3 दिन एक लेबर कमाता होगा उसके बराबर ये टैक्स पे करते हो, तो ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीजन कहा गया है। और ये एक्टिव सिटीजन वोट करते थे इलेक्टर्स को और फिर इलेक्टर्स वोट करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए। तो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट रूप से चूज़ करके आते थे। जैसे कि हमारे कंट्री में भी जो अपर हाउस की इलेक्शन होती है, राज्यसभा की इलेक्शन होती है, या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो इनडायरेक्ट रूप से ही होती है। डायरेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह के वहाँ भी सिस्टम थी। हु कुडंट वोट, कौन ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं? तो पैसिव सिटीजन, जिसमें कौन कौन लोग आते थे? तो वुमेन्स, चाहे वो किसी भी एज की हो, चाहे उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो वोट नहीं दे सकती है, पैसिव सिटीजन। चिल्ड्रेन, बच्चे तो दे ही नहीं सकते। एंड मैन बिलो 25 ईयर्स, और जो भी मैन है जो कि 25 ईयर्स से कम एज के हैं। और अगर कोई मैन 25 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं लेकिन वो टैक्स देने लायक नहीं है, इट मीन्स उसके पास प्रॉपर्टी उतनी नहीं है कि वो 3 दिन के लेबर के वेजेस के बराबर में टैक्स पे कर सके, तो वो भी पैसिव सिटीजन ही कहलाएंगे। हु कुड बी एन इलेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ असेंबली, कौन ऐसे लोग हैं जो मेंबर्स हो सकते हैं असेंबली की या इलेक्टर्स हो सकते हैं? इलेक्टर्स ही चूज़ करेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर को, वोट करेंगे। हु बिलोंग टू द ब्रैकेट्स ऑफ हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, जो जितना ज़्यादा टैक्स पे करता होगा, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में आते होंगे, वही लोग इलेक्टर्स बन सकते हैं या फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स बन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। पैसिव सिटीजन है नीचे में, नो वोटिंग राइट्स, और इनकी संख्या लगभग 3 मिलियन थी। वुमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25, ये भी पैसिव सिटीजन्स के ही एग्जाम्पल हैं। और इनकी संख्या कितनी थी? 3 मिलियन, ये मीन्स 30 लाख। इसके बाद एक्टिव सिटीजन इंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। और 28 मिलियन के पॉपुलेशन में मात्र 4 मिलियन ही एक्टिव सिटीजन्स थे जो कि वोट कर सकते थे। किसको? यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्टर्स को। ये इलेक्टर्स के लिए वोट करेंगे एक्टिव सिटीजन। और एक्टिव इलेक्टर्स की संख्या कितनी है? तो 50,000। और केवल मैन ही होंगे, जब वुमेन्स को तो वैसे भी वोट देने का राइट नहीं है, तो ना हो एक्टिव सिटीजन में तो वो है ही नहीं वुमेन्स, तो इलेक्टर्स में कहाँ से होंगे? और नेशनल असेंबली में तो सवाल ही नहीं है। तो 50,000 थे इलेक्टर्स
जो कि मैन ही थे केवल, और ये 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के लिए वोट करते थे या उनको चुनते थे। ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करने का काम करता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो कंट्रोल करने का काम करता था किंग को, लेकिन किंग के पास वीटो पावर था, कुछ फैसलों में वो वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, स्पेशल पावर। और यही नेशनल असेंबली कंट्रोल करने का काम करती थी मिनिस्टर्स को भी। जुडिशियरी को एकदम देख सकते हैं आप, सेपरेट रखा गया है, एकदम अलग है। और एक्टिव सिटीजन्स वोट कर सकते थे, किसके लिए, तो जजेस के लिए, जजेस को चुनने के लिए। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नई कॉन्स्टिट्यूशंस बनी, इसमें बहुत सारे राइट्स दिए गए, और केवल ये राइट्स थे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो केवल ये कुछ सिटीजन्स के राइट और राइट्स ऑफ मैन, केवल मैन के ही राइट थे। दीज राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल, और इन राइट्स को नेचुरल एंड इनअलाइनेबल कहा गया है। मतलब ये जन्म से ही, बर्थ से ही ये मिलती है राइट, किसी भी इंसान को मिलनी चाहिए, एंड कैन नॉट बी टेकन अवे, और इसे नहीं लिया जा सकता। स्टेट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस राइट, और स्टेट के पास, जो भी गवर्नमेंट है उसके पास ये ड्यूटी है उसका कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, लोगों के अधिकारों को बचाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 राइट्स हैं जो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, पहला राइट्स यही है। फिर दूसरा देख सकते हैं, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ मैन। चाहे कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, उसका ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो इन नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ मैन को बचाएं। दीज आर लिबर्टी, ये कौन कौन से राइट्स हैं, तो लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, और ऑपरेशन के खिलाफ जो रिप्रेशन किया जाएगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की अधिकार। 4 नंबर आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी कंजिस्ट ऑफ पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजरियस टू अदर्स। तो लिबर्टी का मतलब कंजिस्ट ऑफ पावर, पावर होती है लिबर्टी में, आज़ादी में ताकत होती है, टू डू व्हाट एवर, कुछ भी करने की, बट इज़ नॉट इंजरियस टू अदर्स, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं देने वाली हो या पहुंचाए। तो आज़ादी सीमित होती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को इंजरी दें, दूसरे को आप नुकसान पहुंचाएं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ओरिजिनल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पर आप यही सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको दिख नहीं सकता, लेकिन ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल में इसी को टैबलेट कहा जाता है, टैबलेट ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब ये जो नई नेशनल असेंबली बनी थी, इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो थर्ड स्टेट के ही थे, लेकिन रिचर सेक्शन, हमने थर्ड स्टेट में पढ़ा है, थर्ड स्टेट भी 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। तो थर्ड स्टेट्स में जो रिचर सेक्शन है, बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, तो यही सारे लोग ज़्यादातर इस नेशनल असेंबली में चुनकर आए थे। डायरेक्ट तो हुई नहीं थी वोटिंग, इनडायरेक्ट रूप से। तो कुछ जो थर्ड स्टेट के लोअर क्लासेस के लोग थे, लोअर सेक्शंस के पीपल थे, उन लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ लिखना शुरू किया। उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये जो नेशनल असेंबली चुनकर आई है, इसमें तो ज़्यादातर धनी लोग हैं, तो ये गरीबों की बात कैसे कर सकते हैं, रिचर सेक्शंस के लोग हैं, तो ये पुअर्स की बात नहीं कर सकते। तो इसको लेकर एक रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट जिनका नाम है जीन पॉल मेराट, इसका नाम आगे भी आएगा और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इसने अपने न्यूज़पेपर लामी द पीपल, द फ्रेंड ऑफ पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की थी उसके बारे में अपने पेपर में लिखा है। इसने लिखा है कि द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू रिच, केवल रिच लोगों को दिया गया पीपल को रिप्रेजेंट करने का टास्क। द लॉट ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। हेयर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ हेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ। हमारे पास सबूत हैं कि कैसे पैसा लॉ को इन्फ्लुएंस करता है। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम। लेकिन कानून या कोई भी लॉ तभी तक रह सकता है जब तक लोग उसको ओबे करना चाहें, एग्री हो, सहमत हो। एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ एरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द अदर्स ऑनर्स ऑफ वेल्थ। जब लोग एरिस्टोक्रेट्स को निकाल कर फेंक सकते हैं तो फिर ऑनर्स जो हैं वेल्थ के, उन्हें भी निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये वो लोग समझे नेशनल असेंबली वाले, क्योंकि इसमें कौन से लोग ज़्यादातर चुन के आ गए थे, इसमें ज़्यादातर लोग कौन थे, तो इसमें ज़्यादातर लोग थे आपको रिचर सेक्शंस के। ये आप देख सकते हैं रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, बहुत सारे लोग थे उसमें। उस समय जो कंट्री साइड में खास करके लोग जो थे पीपल सिटीजन्स, वो इलिटरेट थे, वो पढ़ लिख तो सकते नहीं थे, तो उनके लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जाता था ताकि उन सिंबल्स के थ्रू वो समझ सकें कि क्या कहना चाह रहा है। तो जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स या मैन
1791 में प्रोवाइड की गई थी, उसे यहाँ पर देख सकते हैं सिम्बॉल्स के थ्रू दिखाने का कोशिश किया गया है, रिप्रेजेंट करने का। द पेंटिंग बाय ली बार्बियर uses so many such symbols to carry the content of the Declaration of Rights। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोकन चेन है, ये दिखाता है टू फिटर स्लेव्स ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, आज़ादी। द बंडल ऑफ द रॉड्स ऑफ और फेसेस वह यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, एक को तोड़ना आसान है, पूरे लकड़ी के एक बंडल को तोड़ना मुश्किल है। इसके बाद ठीक इसके नीचे हम देखेंगे द आई विथ ए ट्रेंगल रेडिएटिंग लाइट, ये शो करता है द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज को ये शो कर रहा है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और पीछे से जो सन की रेज निकल रही है ये हमारे इग्नोरेंस को, हमारी अज्ञानता को, नासमझी को ख़त्म करेगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रिप्चर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, स्नेक बैटिंग इट्स टेल फ्रॉम ए रिंग, ये शो करता है इटर्निटी, क्योंकि किसी भी रिंग में सर्कल में कोई एंड नहीं होता, तो इटर्निटी को शो करता है। रेड फ्रिजियन कैप वर्न बाय स्लेव अप बिकमिंग फ्री, जब फ्री हो जाते थे स्लेव तो ऐसा ही टोपी पहना करते थे। ब्लू वाइट रेड, ये तो नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। द विंग डोमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ को पर्सनफाई किया गया है, एलिगरी के रूप में शो करने का कोशिश किया है द विंग्ड ओमेन के थ्रू। फिर लॉ टेबलेट है नीचे में आप देख सकते हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते थे उस समय। एबोलिशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की फाइनली कैसे ख़त्म हुई। द न्यू नेशनल असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ वेल्दियर एंड मिडिल क्लास मेंबर्स, तो मैंने आपको बताया कि जो नेशनल असेंबली था वो ज़्यादातर वेल्दियर क्लास मेंबर्स के द्वारा ही बने हुए थे। कंजर्वेटिव्स नेवर मोनार्की पर्सिया ऑस्ट्रिया डजंट वांट दिस चेंज इन फ्रांस एंड वांटेड टू सेंड ट्रूप्स। जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, कंजर्वेटिव किनको कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स, प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल लोग जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं। तो ऐसे कुछ स्टेट्स थे जैसे कि पर्सिया और ऑस्ट्रिया, इनका मानना था कि फ्रांस से मोनार्की ख़त्म नहीं होनी चाहिए, फ्रांस में मोनार्की रहनी चाहिए, और अगर ये फ्रांस से मोनार्की ख़त्म होती है तो फिर पर्सिया में भी आवाज़ उठेगी, ऑस्ट्रिया में भी आवाज़ उठेगी, तो मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे जो कंजर्वेटिव नेबर्स थे, ये लोग फ्रांस में इस बदलाव को नहीं चाहते थे और अपना ट्रूप्स, आर्मीज़ भेजना चाहते थे। ये लोग कुछ भेजते उससे पहले ही 1792 में एक प्रपोजल को पास किया गया जिसमें ये डिक्लेयर किया गया वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। उसी समय किंग लुई 16 ने साइन द कॉन्स्टिट्यूशन बट एट सेम टाइम मैनेज सीक्रेट नेगोशिएशन विद पर्सिया, और उसी समय में किंग लुईस 16 कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया लेकिन वो सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था पर्शिया के साथ कि आप अपने ट्रूप्स को हमारे कंट्री में भेजिए, फ्रांस में भेजिए, और इन रिवॉल्यूशनरी लोगों को, नेशनलिस्ट लोगों को जो मोनार्की को ख़त्म करना चाहते हैं, इन्हें ख़त्म कीजिए। और साथ ही साथ उस समय क्या हुआ था कि जो किंग लुई 16 है वो ऑस्ट्रिया भागना चाहता था, क्योंकि याद कीजिए उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनी थी, वो कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की ही थी, तो ऑस्ट्रिया जाना चाहता था। और पर्सिया को इधर आर्मी को कह रहा था कि आप पर्सिया आर्मी भेजिए, हम यहाँ से निकलते हैं ऑस्ट्रिया की तरफ। तो ये सारे सीक्रेट नेगोशिएशन चल रहे थे और ये बात नेशनल असेंबली को पता चली, तो नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया वार किसके अगेंस्ट, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंट आर्मी, हज़ारों लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया। पेट्रियोटिक सॉन्ग मर्सिलीज ये इसी समय लिखे गए थे, लेटर बिकेम नेशनल एंथम, और बाद में ये चलकर नेशनल एंथम भी बना। रोजेट दी एल इजले ये इसके पॉइंट हैं। ये पेट्रियोटिक सॉन्ग मर्सिलीज एक शहर है वहाँ पर फ्रांस में, और मर्सिलीज से ये लोग मार्च कर रहे थे सभी आर्म्ड वॉलंटियर्स पेरिस की तरफ, जहाँ पे कि राजा का, किंग का पैलेस है, उधर ये लोग जा रहे थे मर्सिलीज से, तो इसलिए इस सॉन्ग का नाम मर्सिलीज ही पड़ गया। और ये मर्सिलीज नेशनल एंथम अभी भी है फ्रांस का। उसी समय में कुछ पेंटर्स भी हुए हैं। एक पेंटर है वुमेन आर्टिस्ट जिसका नाम है नैनी वेलियन, इसने लिबर्टी को पर्सनिफाई किया है, एन एलिगरी ऑफ लिबर्टी। एलिगरी मीन्स होता है जब किसी इंस्टेंस, ग्रीड, लिबर्टी, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जिसको हम पर्सनिफाई के रूप में, फीमेल फिगर के रूप में शो करते हैं, जैसे हम एलिगरी कहते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में भी भारत माता, ये एक एलिगरी का एग्जाम्पल है। इसके बाद आप देखेंगे कोर्ट रूम्स में एक फीमेल फिगर है जो आंखों पे पट्टी बांधे रहती है,
आइडल मूर्ति टाइप का रहेगी हाथ में तराजू लेकर, तो वो जस्टिस का एलिगरी है। जस्टिस को एक पर्सन के रूप में, एक फीमेल फिगर के रूप में शो किया गया है। तो ठीक इसी तरह से एक एलिगरी लिबर्टी को शो करने का काम एक पेंटर, वुमेन पेंटर जिसका नाम है नैनी वेलियन, इसे मैडम पात्री के नाम से भी जाना जाता है, इसने प्रिंट करने का काम किया था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। उस समय क्या होता है कि रिवॉल्यूशनरी वार्स इतने ज़्यादा हो रहे थे, इसके कारण इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुई, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई लोगों के पास सामने इकोनॉमिक, खास करके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। जो भी मैन थे, जितने भी पुरुष थे, मैन थे, ये सभी तो लड़ाई लड़ रहे थे, रिवॉल्यूशनरी वार में लगे हुए थे। जबकि जो वोमेन्स थी, इनका काम था कि लिविंग, अर्निंग करना, लुकिंग आफ्टर, देखभाल करना अपने फैमिलीज़ का, परिवार का। तो जो लार्ज सेक्शन थे थर्ड स्टेट्स के मेंबर के, बहुत बड़ा पॉपुलेशन था थर्ड स्टेट्स के, और थर्ड स्टेट्स में भी जो लोअर थर्ड स्टेट हैं, उनका यह मानना था कि ये जो रिवॉल्यूशन है ये आगे भी चलने वाला है, क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, इससे ज़्यादातर जो फ़ायदा है, ज़्यादातर जो बेनिफिट्स है, ये रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं उन्हीं को मिलने वाला है। जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स नहीं मिल सकती हैं। तो उस समय बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स निकल कर आ रहे थे। सारे पॉलिटिकल क्लब्स इस पॉइंट के ऊपर में रैली करने लगे, सभी लोग डिस्कशंस करने लगे इन क्लब्स में जाकर, गवर्नमेंट के प्लान्स के ऊपर में, गवर्नमेंट के जितने भी एक्शंस हैं इनके ऊपर में। तो इसी को लेकर एक क्लब बनी थी, हालांकि ये 1789 में ही बनी थी, जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन नेम्ड फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन पेरिस। कॉन्वेंट क्या होता है? एक बिल्डिंग जिसमें कि एक खास कम्युनिटी, और ये क्रिश्चियनिटी के लिए है, जिसमें कि रिलीजियस लाइफ की एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे बिल्डिंग को हम कहते हैं कॉन्वेंट। ए कॉन्वेंट बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ। तो यहीं पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सेंट जैकोब में, इसलिए इस क्लब का नाम पड़ गया जैकोबिन क्लब। ये एक रेडिकल रिवॉल्यूशनरी क्लब था जो मोनार्की को ख़त्म करना चाहती थी, लोअर मिडिल क्लास लोगों की खास करके ये थी। इसके मेंबर कौन थे? तो देख सकते हैं, लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, घड़ी बनाने वाले लोग, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेजेज वर्कर्स। और इस सभी का लीडर कौन था, या इस क्लब का हेड कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी, बहुत ही फेमस नाम है। 1792 में जैकोबियन प्लान्ड ए रेबेलियन विद लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। 1792 में जैकोबियन ने प्लान किया एक रेबेलियन का, किसके साथ मिलकर? तो नंबर ऑफ पेरिसियंस के साथ, यानी पेरिस के रहने वाले लोगों के साथ मिलकर, जो कि गुस्से में थे। किससे? तो शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। ऑन 10th August 1792 they stormed the palace of Tuileries, killed the king's guards and hostage the king। और 10 अगस्त 1792 को ये सभी लोग पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज चले गए। वहाँ से किंग लुई 16 वहाँ छिपा हुआ था, तो उसे वहाँ से पकड़ा, उसके गार्ड्स को मारकर उसे हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद इलेक्शन होती है। सभी मैन जो भी 21 साल से एबव एज के थे गॉट राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, बिना वेल्थ का, भले उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो या ना हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें भी केवल और केवल मैन को, और एज घटा दी गई 21 ईयर्स। द न्यू इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। और ये जो नया इलेक्टेड असेंबली बना था, इसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशन। उससे पहले नेशनल असेंबली कहा करते थे, अब ये कन्वेंशन आ गई है। एंड 21 सितंबर 1792 मोनार्की फाइनली एबॉलिश्ड एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक। और इसके बाद 1792 के सितंबर में, 21 सितंबर को मोनार्की को फाइनली ख़त्म कर दिया जाता है लॉ बनाकर, और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया जाता है ए रिपब्लिक, ए डेमोक्रेसी। बाद में लुई 16 was sentenced to death for treason and executed publicly at the Place de la Concorde on 21 January 1793 and in September Marie Antoinette also। तो फिर बाद में कोर्ट में केस चलती है लुई 16 के ऊपर में। और ट्रीजन मीन्स होता है देश के खिलाफ आवाज़ उठाना, बिट्रेल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट या कंट्री के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, देशद्रोह जिसको कहते हैं हिंदी में, ट्रीजन। तो ट्रीजन का इसके ऊपर में आरोप लगा किंग लुई 16 के ऊपर में कोर्ट के द्वारा, चार्जेज ऑफ ट्रीजन। और 21 जनवरी 1793 को इसे
एग्जीक्यूट कर दिया जाता है पब्लिकली बीच चौराहे पर, पैलेस दी ला कॉन्कॉर्ड, ये फ्रांस में है। और कुछ ही समय के बाद सितंबर के आसपास मैरी एंटोनिटी को भी। जो जैकबिन मेंबर्स के लोग थे वो स्ट्रिप ट्राउज़र पहना करते थे। ट्राउज़र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्राउज़र पहना करते थे और इन्हें सैंस क्लोटिस कहा जाता है। सैंस क्लोटिस मतलब, सैंस मतलब होता है विदाउट और क्लोटिस मतलब नी ब्रीचेस, यानी ये लोग घुटने तक के कपड़े नहीं पहनते थे। नी ब्रीचेस खास करके जो रिचर सेक्शंस थे, हायर सोसाइटी थे, मेंबर्स थे, वो लोग पहना करते थे। तो इन लोगों ने विदाउट नी ब्रीचेस, इट मीन्स सैंस क्लोटिस पहनना शुरू किया। और रेड कैप्स लिबर्टी की आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए रेड कैप भी पहनने लगे ये लोग। लेकिन वुमेन्स रेड कैप नहीं पहन सकती थी, केवल और केवल मैन। यह है पैलेस दी ला कॉन्कॉर्ड, फ्रांस में है। इसी चौराहे के ऊपर में, इसी स्क्वायर के ऊपर में फांसी की सजा दी गई थी, एग्जीक्यूट किया गया था किंग लुइस 16 को। कब किया गया था? तो ऑन 21 जनवरी 1793। इसके बाद जब किंग लुइस 16 एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो है पैलेस दी ला कॉन्कॉर्ड फ्रांस में ठीक इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में कई सारे ऐसे स्क्वायर्स हैं जो कि नोटोरियस हैं इसी तरह के पब्लिकली एग्जीक्यूट करने के लिए। सऊदी अरब में भी एक है चॉप स्क्वायर करके, आप गूगल पे उसका पिक्चर आप देखेंगे, सऊदी अरबिया में है। तो वहाँ भी इसी तरह से स्क्वायर के ऊपर में लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है, उनकी गर्दन काट दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, दूसरे देशों में भी हैं। राइन ऑफ टेरर, तो जब किंग लुइस 16 को फांसी दे दी जाती है तो इसके बाद पावर में आ जाता है मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी, क्योंकि तब तक कन्वेंशन गवर्नमेंट बन चुकी थी, न्यू इलेक्टेड असेंबली जिसे कन्वेंशन कहा जाता है 1792 में ही। इसके बाद 1793 में आ जाता है मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी। 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794 तक लगभग एक साल राइन ऑफ टेरर रहता है। राइन ऑफ टेरर, आतंक का समय। रॉबस्पेरी एडोप्टेड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, तो जैसे ही ये पावर में आता है ये बहुत ही हार्श कंट्रोल करना शुरू कर देता है, हार्ड पनिशमेंट देना शुरू कर देता है ऐसे लोगों को जिनके ऊपर में ज़रा सा भी डाउट होता है कि ये इनिमीज़ हैं। ये रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाते हैं, कोर्ट बनाते हैं, और जिसके थ्रू लोगों को सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है इस कोर्ट्स के थ्रू, जिसे क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। सज़ा किनको मिलती है? तो जो भी इनिमीज़ हैं रिपब्लिक के। अब इनके अनुसार इनिमीज़ कौन है? तो जो भी एक्स नोबल्स हैं, क्लर्जी हैं, मेंबर्स ऑफ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, और आगे चलकर तो खुद के भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई मेंबर आवाज़ उठाती थी, हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स, जो इसके तरीके से एग्री नहीं करते थे, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता था, इम्प्रिजेंट किया जाता था, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल के थ्रू उस पर केस चलती थी और बाद में गुलिटन कर दिया जाता था। ये गुलिटन क्या है? ए डिवाइस विथ टू पोल एंड ए ब्लेड, इसमें 2 पोल होते हैं, एक ब्लेड होता है, और उसके अंदर में किसी इंसान को डालकर वो ब्लेड ऊपर से गिरती है नीचे और उसकी गर्दन कट जाती है। इसे बनाने वाले थे डॉक्टर गुलिटन, उसी के नाम पर इसे गुलिटन कहा गया है इस डिवाइस को। कुछ सुधार भी किए अपने तरीके से रॉबस्पेरी ने। क्या किया है? तो सबसे पहले मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस और वेजेस, जो भी वेज मिलेंगे लेबर्स को, इसके ऊपर में मैक्सिमम सीलिंग लगा दिया गया कि इससे ज़्यादा ना ही वेज देना है और ना ही इससे ज़्यादा चीज़ों, इस पैसे की लिमिट से ऊपर में आपको कोई चीज़ बेचनी है। तो इस सभी के ऊपर में, सभी प्राइस गुड्स के ऊपर में एक मैक्सिमम सीलिंग, वेजेस के ऊपर में एक मैक्सिमम सीलिंग मीन्स एक लिमिटेशन लगा दिया, इससे ज़्यादा दाम पे आपको नहीं बेचना है। मीट और ब्रेड को राशन किया गया, राशन शॉप से, गवर्नमेंट शॉप से आपको मिलेंगे। Peasants forced to transport grains to the town and sell at fixed prices. जो भी किसान थे, जो भी फार्मर्स थे, उन्हें मजबूर किया गया कि वो ग्रेन्स को टाउन्स में ही जाकर भेजें और उसे फिक्स्ड प्राइस पर ही बेचें। मोस्ट एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, और जो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता था वाइट फ्लोर, मैदे की तरह आटा, वाज फॉरबिडन, और इसे ख़त्म कर दिया गया, भुला दिया गया। सभी को ये कहा गया कि वो इक्वलिटी ब्रेड, यानी जिसे कहते हैं पेन द गलेट मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि पूरे एकदम साबुत गेहूं से बनती है, उसी आटा का आपको खाना है, आटा से बने हुए ब्रेड को खाना है सभी लोगों को। इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल मॉनिस्योर, जिसे मीन्स सर, एंड मैडमी मीन्स मैडम, नॉ कॉल्ड सितोइन एंड सितोइनी। सितोइन मीन्स होता है सिटीजन, तो अब ट्रेडिशनल मॉन्सियोर और मैडम के जगह पर सितोइन मैन के लिए एंड सितोइनी वुमेन्स के लिए कहा जाने लगा।
इसी का इस्तेमाल करेंगे लोग, सर और मैडम शब्द का नहीं। चर्चेस क्लोज्ड, बंद कर दिए गए चर्चेस को, एंड कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस, बैरक्स आर्मीज के रहने के लिए और ऑफिस में बदल दिया गया। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, बट अगेंस्ट वोमेन राइट्स, लेकिन ये वोमेन के राइट्स के खिलाफ था। कौन? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरी। स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, स्लेवरी के खिलाफ था ये, इसलिए ख़त्म कर दिया, जबकि वोमेन को राइट्स नहीं दिया, तो वोमेन के राइट्स के खिलाफ भी था। हिज सपोर्टर्स इवन नेपोलियन बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, बहुत सारे सपोर्टर्स इसके मॉडरेशन की डिमांड करने लगे। जैसे कि नेपोलियन इसका शुरुआत में सपोर्ट करने लगा, बाद में नेपोलियन भी इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगा उसके इसके मेथड से, जिस तरीके से ये रूल किया करता था, जिसके ऊपर में ज़रा सा डाउट होता था कि ये ख़त्म करना चाहता है, दूसरे देशों से, ऑस्ट्रिया से या पर्शिया से मदद मांग रहा है, या फिर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, हमारे ही कंट्री में रहकर षड्यंत्र रच रहा है, तो उसे ये पकड़ कर कुलीटन कर दिया करता था पब्लिकली। बाद में खुद इसके ऊपर में ही केस चली, काफ़ी ज़्यादा जब डिमांड उठने लगी, इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी, तो फिर इसे अरेस्ट किया जाता है इन जुलाई 1794 में, और उसके अगले दिन ही खुद इसको भी गुलिटन कर दिया जाता है। यह है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरी, इसका पिक्चर आप देख सकते हैं, और यह है आपको गुलिटन डिवाइस, जिससे कि किसी इंसान को गुलिटन किया जाता था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किया जाता था। The revolutionary government sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means। जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी उसने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जिसके थ्रू अपने सब्जेक्ट्स में लॉयल्टी किंग के प्रति या फिर गवर्नमेंट के प्रति शो किया जाए, लोगों में जगे, ईमानदारी जगे, निष्ठा जगे। वन ऑफ देम वाज द स्टेजिंग ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिस वन। यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह का स्टेज बनाया गया है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं एंशिएंट ग्रीस और रोम के, ये मैसेज शो करने के लिए, द ऑरा ऑफ हैलोइड हिस्ट्री, कि हमारा हिस्ट्री कितना पवित्र है, कितना महान है, सभी लोगों को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए। ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन किए जाते थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते थे फेस्टिवल्स वगैरह, ताकि लोग एक साथ जुड़े, एक हों। नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए, बनाए रखने के लिए ऐसे फेस्टिवल्स किए जाते रहे हैं। हमारे कंट्री में भी बहुत इसी तरह के फेस्टिवल्स होते रहे हैं, जिससे कि लोगों में नेशनलिज्म जिंदा रहे। ये डायरेक्टरी रूल, इसके बाद फ्रांस में आ जाती है डायरेक्टरी रूल जैकोबियन के बाद। जैकोबियन फॉल्स एंड वेल्दियर मिडिल क्लास अगेन सीज्ड पावर। जैकोबियन लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए 1 साल के लिए आया था, अब जब वो खुद गुलिटन हो गया तो इसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो वेल्दियर मिडिल क्लास लोगों की फिर से आ जाती है और पावर को सीज कर लेता है। अगेन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड विच डिडंट गिव राइट टू वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सिटीजन। और फिर से जो सरकार बनती है डायरेक्टरी रूल, ये फिर से राइट टू वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सिटीजन्स को नहीं देती है। जिसके पास संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उसे राइट टू वोट फिर से नहीं मिली। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेयर फॉर्म्ड एंड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेंगे, 2 अलग अलग लेवल पर बनेंगे, जैसे अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक उसी तरीके से फॉर्म किया गया। एंड ए डायरेक्टरी, और एक डायरेक्टरी रहेंगे। डायरेक्टरी मीन्स ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कि 5 मेंबर्स रहेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी के। डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु डिमांडेड टू डिसमिस देम। डायरेक्टर्स प्रायः इनका क्लास होते रहता था, उलझते रहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। हु डिमांडेड टू डिसमिस देम, जो डिमांड करते थे इन डायरेक्टर्स को हटाने का। दिस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी प्रिपेयर्ड ए वे फॉर मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन विद कॉप इन 1799। और ये 1799 तक डायरेक्टरी रूल रहती है। इसके बाद उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट कॉप कर देता है। कॉप मीन सडन ओवरथ्रो ऑफ लीगल गवर्नमेंट थ्रू मिलिट्री बाय वायलेंस और नॉन वायलेंस, वायलेंस करके या नॉन वायलेंस तरीके से मिलिट्री के द्वारा गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, लीगल गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना, क्या कहलाता है? कॉप। तो आप पढ़ेंगे, आप अपने इसमें पॉलिटी में भी दिया हुआ है, एलएनडी के अगेंस्ट कॉप किया था, फर्स्ट ही चैप्टर में है। तो फिर इसके बाद नेपोलियन कॉप करता है इन 1799, और फिर वहाँ फर्स्ट काउंसिल ऑफ फ्रांस बनता है, और 1804 में जाकर फाइनली किंग बन जाता है फ्रांस का। कंडीशंस ऑफ वोमेन, वोमेन की क्या कंडीशन थी? वोमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन सोसाइटी एंड रिवॉल्यूशन। जो वोमेन्स थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, किसमें? सोसाइटी में और रिवॉल्यूशन में। थर्ड स्टेट के जो वोमेन्स थे वो वर्क किया करते थे एज ए सिम्स्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, साफ सफाई कपड़े धोने में। सोल्ड फ्लावर्स बेचा करते थे।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम किया करते थे। तो थर्ड स्टेट्स की औरतें किस तरह से काम करती थी हम देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वोमेन डिडंट हैव एजुकेशन, ज़्यादातर वोमेन्स के पास थर्ड स्टेट के खास करके जो लोअर थर्ड स्टेट हैं उनके पास एजुकेशन और कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ को छोड़कर, जैसे कि डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्थियर ऑफ थर्ड स्टेट में जो वेल्थियर क्लास हैं अपर थर्ड स्टेट, और जो नोबल्स हैं वो अपनी बेटियों को, डॉटर्स को पढ़ाते थे हु कुड स्टडी एट कॉन्वेंट, जो कि कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। लेकिन कॉन्वेंट में भी क्या पढ़ेगी वो, रिलीजियस लाइफ के बारे में। वर्किंग वोमेन हैड ऑल्सो टू कुक, जो काम करने वाली औरतें होती थी उनको घर में खाना भी बनाना पड़ता था अलग से, फेच वाटर, पानी लाना पड़ता था, घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था ब्रेड के लिए। और हमने देखा था कि ब्रेड में के लिए काफ़ी घंटों तक खड़ा रहने के बाद फिर क्लासेस हो जाती है, और उसी समय इंस्टेंट रीजन रहता है बास्टाइल फोर्ट के डिमोलिशन का। सभी टाउन हॉल के सामने में सभी औरतें जितने भी मेंस थे सभी जमा हुए, और इसके बाद फिर चल जाते हैं बास्टाइल फोर्ट, जुलाई 1789। तो खैर ये क्यू फॉर ब्रेड लाइन में घंटों लगना पड़ता था औरतों को, एंड लुक आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल। दे गॉट लो वेजेस दैन दोज ऑफ मैन, अगर ये लोग कहीं काम करते थे स्मॉल वर्कशॉप में, छोटे वर्कशॉप्स में औरतें, तो उनको लो वेजेस मिलता था उसी काम के लिए जितना मैंस को मिला करता था, उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम थी इनकी वेजेस। रोल ऑफ वोमेन, वोमेन का क्या रोल रहा है रिवॉल्यूशन में। वोमेन स्टार्टेड टू सेट अप देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, औरतें अपनी खुद की पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारे खुद के अपने इशू करने लगे। लगभग 60 वोमेन क्लब्स इन फ्रेंच सिटीज़ में खुल चुकी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में, 60। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, इसमें जो सबसे फेमस नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन, ये सबसे फेमस रहा। इनकी डिमांड्स क्या थी, जो भी वोमेन्स रिवॉल्यूशन में जुड़ी हुई थी, इनकी डिमांड्स थी टू हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन, राइट टू वोट हो, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड पॉलिटिकल ऑफिसेज, असेंबली के लिए चुने जाए, ये पॉलिटिकल ऑफिसेज मिले इनको। पॉलिटिकल ऑफिसेज मीन्स उन्हें मिनिस्टर या डिप्टीज का रैंक दिया जाए, उनका पोस्ट मिले, तो यही है पॉलिटिकल ऑफिसेज भी मिले। ये सारी डिमांड्स थी इन वोमेन्स की। स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट ऑफ वुमेन, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट मेड न्यू लॉज टू इम्प्रूव देयर लाइफ। ये जो नई रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी खास करके 1791 में, 1791-92 तक रही, और फिर इसके बाद में जो डायरेक्टरी रूल आया उसके ड्यूरेशन में भी औरतों को अधिकार तो मिला, लेकिन किस तरीके का अधिकार देखते हैं। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट मेड न्यू लॉज टू इम्प्रूव देयर लाइफ, उनकी जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। स्टेट स्कूल्स ओपन एंड मेड स्कूलिंग कंपलसरी फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले गए स्टेट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, और स्कूलिंग कंपलसरी किया गया। फादर्स कुड नॉट फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विल, मैरिज वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर्ड इनटू सिविल लॉज, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना गया और इसे सिविल लॉज के थ्रू ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया। बोथ मैन एंड वोमेन कुड अप्लाई, और दोनों डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, ले सकते थे। ट्रेंड फॉर जॉब्स, वोमेन्स को ट्रेंड किया गया जॉब्स के लिए। कुड बिकम आर्टिस्ट बन सकती थी, पेंटर बन सकती थी, म्यूजिशियन बन सकती थी, एंड रन स्मॉल बिजनेसेस, और छोटे बिजनेस भी चला सकती थी औरतें। तो ये औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट के काम किए गए रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा। वुमेन अंडर राइन ऑफ टेरर जो 1 साल की थी लगभग 1793 से 94, तो उसमें वुमेन्स का क्या राइट्स था, क्या अधिकार थे। वुमेन स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स, वुमेन इस समय भी स्ट्रगल करती रही पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखी। लेकिन जो राइन ऑफ टेरर के समय जो गवर्नमेंट थी, न्यू गवर्नमेंट, खास करके जैकोबियन क्लब की थी, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी की थी, तो उसने ऐसे लॉज इशू किए जिसके थ्रू वुमेन्स के क्लब को बैन कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, जितने भी सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चला करते थे। मैनी वुमेन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, बहुत सारे औरतों को अरेस्ट किया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें फांसी की सजा दी गई, जो पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करती थी, इक्वल राइट्स की डिमांड करती थी। वुमेन सफरेज मूवमेंट कंटिन्यूड एंड फाइनली गॉट इन 1946, और वुमेन का जो ये सफरेज मूवमेंट है, राइट टू वोट, ये कई सालों तक चला, और फाइनली 1946 में जाकर हमारी आज़ादी, हमारी कंट्री जब आज़ाद हो रहा था उससे 1 साल पहले उसे जाकर राइट टू वोट मिला। जबकि हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई है तो उसका फर्स्ट इलेक्शन 1951 के लास्ट में हुई, और उसी समय में वुमेन्स को राइट टू वोट मिला, पहले इलेक्शन में ही। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्शन पहली बार कब हुई थी, तो 1791 के आसपास
और इसके बाद राइट टू वोट कब मिला, तो लगभग 200 साल के बाद। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वोमेन ओलंपी द गॉगस, प्रोनाउंसिएशन इसका फ्रेंच है तो कुछ हो सकता है। 1748 से 1793। ये एक पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन थी रिवोल्यूशनरी फ्रांस में, और इसने प्रोटेस्ट किया था जो भी राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको मिली थी, राइट्स मेन्स को, केवल मैन को मिली थी, सिटीजन्स को ही मिली थी, तो इसके खिलाफ इसने आवाज़ उठाई। और इसने अपना खुद का 1791 में एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 में उसने शी रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, और इसको एड्रेस किया उसने क्वीन को और जो भी मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, उसको डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट, कि आप इस पर एक्ट कीजिए, वुमेन्स को भी राइट दीजिए, सिटीजन्स के को भी राइट दीजिए। इन 1793 राइन ऑफ टेरर के समय में ओलंपी द गॉगस क्रिटिसाइज द जैकोबियन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन द वुमेन क्लब्स। हमने अभी पढ़ा कि वुमेन क्लब्स को बंद किया जा रहा था राइन ऑफ टेरर के समय में। शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन जो उसमें बना था, जो गवर्नमेंट थी उसे नेशनल कन्वेंशन कहा जाता था, चुन कर आए थे सितंबर 1792 में। वी चार्ज हर विथ ट्रीजन, और इसी देशद्रोह के ऊपर में इसके ऊपर में भी चार्ज चला और इसे भी फांसी दे दी गई। सी आफ्टर दैट सी वाज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन बेकरी के आगे लाइन में लगी हुई है ब्रेड के लिए। पेरिशियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्साइल, यहाँ पे पेरिशियन वुमेन है जो कि वर्साइल जा रही है। ये सभी औरतें वर्साइल पहुँची है अपने हथियारों के साथ, देख सकते हैं आर्म्स हैं, ट्रेडिशनल प्रिमिटिव आर्म्स हैं, और इन हथियारों को लेकर, ये आर्म्स को लेकर पैलेस ऑफ वर्साइल पहुँचती है। और वहाँ पर जो क्वीन थी, खास करके क्वीन, उसे ये लोग बंधक बना लेती है, हॉस्टेज कर लेती है और कहती है कि आप हमारे साथ चलिए और चलकर पेरिस में रहिए, क्योंकि आप शहर से इतनी दूर आकर आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम लोग वहाँ पर कितनी तकलीफ़ों में जी रहे हैं। तो ये सभी औरतें वहाँ से क्वीन को लेकर आ जाती है पेरिस। दिस प्रिंट वाज वन ऑफ मेनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर 1789। ये 5 अक्टूबर 1789 की घटना है, व्हेन वुमेन मार्च टू मर्साइल्स एंड ब्रॉट द किंग बैक विद देम टू पेरिस, और जब किंग को वहाँ से लेकर आ गया था। एक्चुअली में ये लोग क्वीन को वहाँ से पकड़ कर लेकर आया, लेकिन एनसीईआरटी में किंग दिया हुआ। तो किंग। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को ख़त्म कैसे किया गया? जैकोबिन रेजिम, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज में जैकोबिन रेजिम में जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज थी उसके ऊपर में स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे जो स्लेव्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे कैरेबियन में फ्रांस के कुछ कॉलोनीज थे, जैसे कि मार्टिनिक्यू, गॉडेलोप, सैंट डोमिंगो, यहाँ से ये लोग सप्लाई करते थे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, यूरोपियन कंट्रीज़ में आता था। यहाँ पे ये प्लांटेशन वर्क का काम होता था इन कॉलोनीज में, और वहाँ से ये सारी चीज़ें सप्लाई होकर कहाँ आती थी? तो यूरोप, चाहे वो फ्रांस में आए और फिर फ्रांस से दूसरे देशों में बेचा जाता था। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ये तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चला करता था। यूरोप के जो प्लांटेशन के काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो थे, वो जाते थे कहाँ? अफ्रीका। अफ्रीका में जो चिफिशियंस थे, मुखिया थे वहाँ पे, उनसे वो स्लेव्स को खरीदते थे और ख़रीद कर लेकर आते थे कहाँ पर? तो आपको अमेरिका में या वेस्ट इंडीज़ में, कैरेबियन सी में, यहाँ पर जो काम करने के लिए प्लांटेशन वर्क में इन सभी सारे स्लेव्स को खरीद कर लाया जाता था। फ्रेंच मर्चेंट्स, फ्रांस का ही एक शहर है बॉर्डेक्स और नैंटेस, ये पोर्ट के किनारे है। हालांकि ये सी से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, रिवर के किनारे में है, लेकिन वो रिवर समुद्र से जुड़ा हुआ है, सी से, नॉर्थ अटलांटिक सी से। तो ये लोग बॉर्डेक्स और नैंटेस पोर्ट से जाते थे अफ्रीका, और अफ्रीका से स्लेव्स खरीद कर लाते थे। फिर ये लोग जाते थे कहाँ? कैरेबियन। वहाँ पर ये बेचे जाते थे प्लांटेशन ऑनर्स को, जो प्लांटेशन के ऑनर्स थे। इन 1794 कन्वेंशन ए लॉ पास टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच कॉलोनीज। 1794 में एक जो कन्वेंशन थी, उसने एक लॉ पास किया कि जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेव्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए। ये कन्वेंशन वही है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट को कन्वेंशन कहा गया, 1792 में चूज कर आई थी। But Napoleon again introduced slavery in 1804 and finally ended in 1848। लेकिन जब नेपोलियन वहाँ का किंग बनता है 1804 में, तो ये स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस कर देता है, फिर से लेकर आ जाता है इस प्रथा को, इस सिस्टम को। हालांकि फिर बाद में जाकर 1848 में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो ये मैप है, अपने मैप में देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये
ये है, इधर है आपको फ्रांस, इधर यहाँ से ये सारे लोग आते थे कहाँ, अफ्रीका, और अफ्रीका में से स्लेव खरीद कर फिर ये लोग जाते थे, ये वाला जो बॉक्स वाला रीजन है ये है कैरिबियन सी, और इस कैरिबियन सी में जाकर यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनको बेच दिया करता था। ये प्लांटेशन वर्कर कौन थे? ये सभी तो फ्रेंच के कॉलोनीज थे। यहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट का रूल चला करता था। यहाँ पे फ्रेंच पीपल लोगों की बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, लेकिन उसमें काम कैसे करेंगे, और इतने मजदूर को फ्रांस से लेकर आना मुश्किल है। देखिए फ्रांस कहाँ है, यहाँ पर है फ्रांस आपको, और ये कैरिबियन इतना दूर है। तो नॉर्थ अटलांटिक, फिर नीचे में साउथ अटलांटिक, यहाँ तक लेकर आना, तो फ्रेंच पीपल आने के लिए तैयार नहीं थे, काम करने के लिए तैयार नहीं थे इतनी दूर। तो इनको ऐसे लोग चाहिए जो हमेशा वहीं पे रहे और काम करते रहे। तो इन लोग स्लेव को खरीदना शुरू कर देते हैं अफ्रीका। तो फ्रेंच पीपल लोग जाते हैं अफ्रीका, वहाँ से स्लेव खरीदते हैं, खरीद कर लाते हैं कैरिबियन। स्लेव्स का ट्रेड फ्रांस जो है, फ्रांस का तो यूएसए के ऊपर में भी कब्जा था। यहाँ पहले उस समय यूएसए थे नहीं, अमेरिका के नाम से थी। तो इस अमेरिका के बहुत सारे कॉलोनीज़ के ऊपर में फ्रेंच का रूल था, ब्रिटिश का रूल था। यही ब्रिटिश लोग भी, फ्रेंच लोग भी इस यहाँ से अफ्रीका से स्लेव्स को अमेरिका भी लेकर जाते थे, अमेरिका। और वही अमेरिका में अभी सारे लोग ब्लैक्स कहलाते हैं, जो वहाँ पर रहने लगे हमेशा के लिए। और अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है वाइट और ब्लैक्स के बीच में। अभी आपने देखा होगा कि एक ब्लैक्स को, जिनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, जैसे वहाँ पे पुलिस ने गर्दन के ऊपर में काफ़ी देर तक अपने घुटने को रखने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो अमेरिका में भेदभाव है, रेसिज्म है, काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर में हम कभी एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपको डोमिनिकन रिपब्लिक, फ्रांस के अंदर में ही था। इधर है मार्टिनिक्यू, ये सारे फ्रांस के अंदर में। तो कुछ आइलैंड्स हैं ऐसे हैं जो कि ब्रिटेन के अंदर में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्रांस के ऊपर में अंदर में है। यह है मियामी, इधर है सॉन जॉन के बगल में है पोर्टोरिको, यहाँ पर है पोर्टोरिको, और यहाँ है मियामी, और यहाँ है एक बरमूडा। इसी को कहते हैं हम बरमूडा ट्रायंगल। इस तीनों को मिला दीजिए, यह है बरमूडा ट्रायंगल। ये आप देख सकते हैं स्लेवरी है, यहाँ पे खरीदा जा रहा है। ये पिक्चर आपके बुक में होगा, द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। इमेंसिपेशन मीन्स होता है फ्री कर देना, स्लेव्स को आज़ाद कर देना। तो ये 1794 में जब जैकोबियन की थी, या कन्वेंशन की गवर्नमेंट थी, तो इसने बहुत सारे स्लेव्स को आज़ाद कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं, द ट्राई कलर बैनर ऑन टॉप कैरीज द स्लोगन द राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन ऊपर में है लिखा हुआ। द इंस्क्रिप्शन बिलो रीड्स, नीचे में भी लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में भी लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, जो अनफ्री थे, जो आज़ाद नहीं थे, उनको आज़ादी। और एक फ्रेंच वोमेन भी आ रही है जो कि सिविलाइज करने का कोशिश कर रही है इस अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियन स्लेव्स को, बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वियर। यूरोपियन कपड़े दे रही है इसको पहनने के लिए, और इनको सिविलाइज कर रही है और इसको आज़ाद कर रही है। तो ये है आपको 1794 का। हालांकि फिर इसके बाद नेपोलियन आ जाती है 1804 में, तो फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस करता है, और फाइनली कब ख़त्म होती है? 1848 में। हाउ प्रिंट कल्चर हेल्प फ्रीडम ऑफ स्पीचेस। फ्रीडम ऑफ स्पीचेस को प्रिंट कल्चर कैसे मदद करता है? द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट पास्ड सच लॉज दैट डिपिक्ट्स द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन एवरीडे प्रैक्टिस। हर एक दिन प्रैक्टिस में लिबर्टी और इक्वलिटी रहे, तो ऐसे इसके लिए रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज पास करते हैं। 1789, in August 1789, abolition of censorship that was continuing from old regime 1789 से पहले के समय को, उस समय जो सोसाइटी थी, इंस्टीट्यूशन था, उनको क्या कहा जाता है? ओल्ड रेजिम। तो ओल्ड रेजिम में जो सेंसरशिप चला करती थी, उसको ख़त्म करने का काम रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, जब इसकी सरकार बनती है, किंग ख़त्म हो जाता है अगस्त 1789 में, तो ये लॉ पास करता है। सेंसरशिप क्या है कि अगर आपको कुछ भी लिखना हो, मैगजीन में प्रिंट करना हो, न्यूज़पेपर में लिखना हो, स्पीच देना हो, तो आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा किंग से। बिना किंग के ऑर्डर के आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, कुछ नहीं प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे हम सेंसरशिप कहते हैं। नाउ न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स एंड कंट्री साइड ऑफ फ्रांस। और जब यहाँ पर सेंसरशिप ख़त्म हो गई, तो फिर और प्रिंट कल्चर भी आ चुकी थी उस समय। तो इसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स ये भर गए टाउन्स में, फ्रांस के टाउन्स में, और फिर ये कंट्री साइड में भी गांव तक पहुंचने लगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्स अपोजिंग द व्यूज़। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मीन्स क्या होता है? कि दूसरे के व्यूज़ को आप अपोज करें। तो ये भी तो एक आज़ादी है, स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि आप दूसरे के व्यूज़ को भी आप अपोज कर सकते हैं।
तो जितने साइड थे, इस साइड मीन्स रिवॉल्यूशनरीज वाले और कंजर्वेटिव वाले, दोनों तरह के लोगों ने अपने प्रिंट के थ्रू कन्विंस करने का काम किया लोगों को कि नहीं, रिवॉल्यूशन सही नहीं है। ये कहा करते थे आपको, जो कंजर्वेटिव हैं, जो कंजर्वेटिव और जो रिवॉल्यूशनरीज लोग हैं, वो कहा करते थे कि कंजर्वेटिव रेजिम अच्छी नहीं है, मोनार्की अच्छा नहीं है। तो सभी अपने अपने तरीके से प्रिंट का यूज़ करके लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए थे। उसी समय में बहुत सारे सॉन्ग्स, प्लेज, फेस्टिव प्रोसेसन्स ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, जिसने लोगों को अट्रैक्ट करने का कोशिश किया ताकि लोग उससे जुड़े, लोग आइडेंटिफाई कर सके विद द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस, कि लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है। लोग इन नाटकों के थ्रू, इन सॉन्ग्स के थ्रू लोग देख सके, समझ सके। ऐसे लोग, खास करके ऐसे लोग जो कि इलिटरेट हैं, जो कि पढ़ लिख नहीं सकते। द पैट्रियोटिक फैट रेड्यूसिंग प्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फैट रेड्यूसिंग प्रेस है। इस पिक्चर में क्या शो करने का कोशिश किया गया, तो इस 1790 के आसपास में बनी थी, और टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल, कि जो न्याय है वो टेंजिबल है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फैट पर्सन को एक क्लर्जी के रूप में, मोनार्की के रूप में, किंग के रूप में दिखाने का कोशिश किया गया है। और फिर ये जो आपको ये फैट मशीन है, इस या प्रेस है, इस फैट रिड्यूसिंग प्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में शो करने का कोशिश किया गया है। और यहाँ पे जो लोग सब खड़े हैं वो कौन हैं, तो रिवॉल्यूशनरीज हैं। और पीछे में देख सकते हैं आप, एक और पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वोमेन है और एक मैन है, ये सभी लोग जा रहे हैं। ये शो कर रहा है कि मैन एंड वोमेन बोथ आर इक्वल। तो ऐसा इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अभी तक की सारी घटनाओं को एक ही पिक्चर में शो करने की कोशिश किया गया है कि मोनार्की थी, क्लर्जी थी, काफ़ी वेल्दियर लोग थे, नोबल्स पर्सन लोग थे, काफ़ी ज़्यादा इनका इनफैक्ट मीन्स मतलब क्या, काफ़ी ज़्यादा रिच थे, पावरफुल थे। और फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इनके फैट को रिड्यूस किया गया, कम किया गया, इनकी पावर्स को ख़त्म कर दी गई। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैराट एड्रेसिंग द पीपल। दिस इज ए पेंटिंग बाय लुइस लियोपोल्ड बोली। तो ये पेंटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैराट लोगों को एड्रेस कर रहा है। मैराट कौन था, तो जर्नलिस्ट, रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट या नेशनलिस्ट, जैकोबियन क्लब का मेंबर था ये। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में ब्रूमेयर कॉप करके ये किंग बनता है, वहाँ का काउंसिल बनता है, और फिर किंग बनता है 1804 में। इसने नेपोलियनिक कोड, जिसके के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804, इसे इंट्रोड्यूस किया। और इस कोड के थ्रू उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। इसने यूरोपियन के बहुत सारे कंट्रीज़ को जीता, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आगे। और इसने मोनार्की को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, क्योंकि ये किंग खुद फ्रांस का बनता है, जर्मनी को जीतता है, इटली को जीतता है, स्विट्ज़रलैंड को जीतता है, बहुत सारे स्टेट्स को, बहुत सारे कंट्रीज़ को ये कॉन्कर्ड करता है, जीतता है, और वहाँ पर अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ का किंग बना देता है या वहाँ का डिप्टीज बना देता है। तो इसने फिर से मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दी। ही मेड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसने कानून बनाया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम पे ये काम करने वाले यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम रहेंगे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज इसके अंदर में थे, उन सभी कंट्रीज़ में। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था, कॉर्सिका आइलैंड, इटली में। हालांकि अब ये फ्रांस का पार्ट है। इनके फादर का नाम कार्लो बोनापार्ट था। इसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम जोसेफिन, एक विडो से इसने शादी किया था। इसकी एक अलग स्टोरी है, बाद में इसे डाइवर्स हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसकी एक अलग स्टोरी है। फिर इसके बाद मैरी लूसी से, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। 1789 में ये आर्टिलरी ऑफिसर बन जाता है, मात्र 20 साल में। देखिए 1769 में इसका जन्म हुआ और 20 साल में ही ये आर्टिलरी ऑफिसर बन जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में। 1793 में जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का राइन ऑफ टेरर आता है, तो उस समय ये जनरल के पोस्ट तक चले जाता है, जनरल बन जाता है ड्यूरिंग राइन ऑफ टेरर एट द एज ऑफ 24। इसके बाद 1799 में ये कॉप करता है और फिर फर्स्ट कॉन्सल बनता है फ्रांस का, और उसके बाद 2 दिसंबर 1804 को ये फाइनली किंग बन जाता है फ्रांस का। इसने इटली को जीता, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, रसिया, बहुत सारे दूसरे देशों को इसने जीता, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके ऊपर में इसने कब्जा किया। ये पूरे यूरोप को जीतना चाहता था और इसकी नज़र भारत तक भी थी।
ही फाउट मोर देन 60 वार्स, अपनी ज़िंदगी में ये 60 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ ही लड़ाइयों में इसकी हार हुई है। एक ऐसी ही लड़ाई थी 1814 में, बैटल ऑफ लिपजिक। ये बैटल ऑफ लिपजिक होता है जिसमें ये इसके बाद 1814 में एक बैटल ऑफ लिपजिक होता है जिसमें कि ये कंबाइंड फोर्सेस ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया, ये चारों एक तरफ रहते हैं, नेपोलियन एक तरफ। तो नेपोलियन इसमें हार जाता है बैटल ऑफ लिपजिक में, और इसे पकड़कर एल्वा आइलैंड है, इटली के बगल में ही है, वहाँ पे इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद फिर आता है फ्रांस के ऊपर में, फिर कब्जा कर लेता है ये अपनी आर्मीज बनाकर तैयार करके, और 100 डेज तक, 100 दिनों तक फिर से वो नेपोलियन फ्रांस का किंग बनता है। 100 दिनों तक जब वहाँ का राजा रहता है, इसके बाद फिर लड़ाई होती है इन्हीं 4 फोर्सेस के थ्रू, इन्हीं कंबाइंड पावर्स के अगेंस्ट, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया और रसिया ये एक तरफ और नेपोलियन एक तरफ। और इस बार जो लड़ाई होती है वो 1815 में वाटरलू में होती है। तो ये जो लड़ाई थी ये फाइनली ऐसी लड़ाई थी जिसमें नेपोलियन हमेशा के लिए हार जाता है, और इसे सेंट हेलेना आइलैंड यूके में, साउथ अटलांटिक में, वहाँ भेज दिया जाता है। और 5 में 1821 को लगभग 6 साल तक वहाँ पे रहता है कैद में, और 5 में 1821 को ड्यू टू स्टोमक कैंसर वो वहाँ पर मर जाता है। हालांकि अलग अलग थ्योरी है, कुछ जगह ऐसी भी थ्योरी है कि स्मॉल पॉइजन दे दिया गया, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ज़्यादातर जो मैंने रिसर्च किया है वो स्टोमक कैंसर ही निकल कर आया है कि 5 में 1821 को ये मर जाता है वहाँ पर। यहाँ पर आप पिक्चर में हम दिखाते हैं आपको सेंट हेलेना कहाँ है। इस पिक्चर में आप देखेंगे ये अफ्रीका, ये साउथ अटलांटिक, यहाँ पर इस रीजन में है कहीं सेंट हेलेना, इस रीजन में आप देखेंगे मैप में। और इससे पहले उसको इटली में यहाँ पे है इसे एल्वा आइलैंड, यहीं पे भेजा जाता है, लेकिन यहाँ से भागकर फिर फ्रांस चले जाता है। लेकिन इस बार बहुत दूर यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाता है, सेंट हेलेना आइलैंड। ये यूके का है, यूके का रूल अभी भी है सेंट हेलेना आइलैंड पे। ये क्रोनोलॉजी है, आप इसे देखेंगे, सीरीज ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। इसके बाद कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ को एक जगह पे लिखने का कोशिश किया है, जिसमें किंग लुई 16 है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, जॉन लॉकी, जीन जैकस रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन लॉकी ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा था। फिर बहुत सारे नाम हैं, मिरेब्यू, एबेसियस, रोजर डी एल इजले, नेपोलियन बोनापार्ट, तो सभी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। थैंक यू फॉर दी वाचिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट SST का जो वीडियो बनाएंगे हम, तो उसमें हम लोग पॉलिटी का पहला चैप्टर और इकोनॉमिक्स का स्टोरी ऑफ पालमपुर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे।